So, hello everyone, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, many congratulations to all of you जिनको भी राउंड वन में सीट अलॉट हो गया। जिनको नहीं अलॉट हुआ है भाई कृपया करके टेंशन ज्यादा मत लेना, अभी तुम्हारा भी नंबर आएगा क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। राउंड वन है, राउंड फोर तक जाएगा और हो सकता है कि एक राउंड और भी बढ़े। उसके बाद स्पॉट राउंड, स्पेशल स्पॉट राउंड बहुत सारे हैं, तुम्हारा भी नंबर आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, चॉइस फिलिंग अपनी बस स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सबसे पहले यार तुम लोगों ने चेक कर लिया होगा और जिन्होंने चेक नहीं किया फटाफट जाओ यहां पर लॉगिन करो, जैक दिल्ली वाली अपनी प्यारी सी वेबसाइट पर जाओ, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद से तुम सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करो और देखो कि तुमको क्या मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बच्चा है, अभी इसको क्या मिला। अच्छा, ये सारे स्टेप्स जो हैं जिनको भी सीट मिला है सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं। अगर एक भी स्टेप छोड़ोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे सीट रिजल्ट, अभी क्या है कि इसको क्या सीट अलॉट हुआ है। तो सबसे पहले सीट अलॉटमेंट पर क्लिक करने पर हमें क्या पता चला कि इसकी रैंक जो थी 41,000 के आसपास थी और इसको मिला है एनएसयूटी के मेन कैंपस, जो इनका द्वारिका वाला कैंपस है, उसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब कट ऑफ देख के तुम्हें लग रहा होगा कि भैया ये तो बड़ा खतरनाक कट ऑफ गई है। क्या 41,000 रैंक पर एनएसयूटी की क्या मिली हुई है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिली है। भैया लास्ट ईयर क्या गया हुआ था, तो चलो लास्ट ईयर वाला भी हम देखते हैं कि लास्ट ईयर राउंड वन में लगभग क्या गया हुआ था। तो हम एनएसयूटी का अपन खोलते हैं कट ऑफ का कि लास्ट ईयर के राउंड वन और राउंड टू में क्या था। तो इसकी रैंक लगभग 41,000 के तकरीबन है। अगर हम राउंड वन का हिसाब किताब लगाएं तो बच्चे की जो कैटेगरी है, बच्चा जो है होम ऑल इंडिया रैंक से इसका अलॉटमेंट हुआ है और बीसी कैटेगरी का है और किधर का है, दिल्ली का, एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी का है। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं दिल्ली रीजन पे, दिल्ली रीजन का हम कट ऑफ उठाते हैं और हम जाते हैं बीसी पर कि भाई साहब बीसी वालों का क्या चल रहा है। तो बीसीजीएनडी और बीसीजीएनडी के हिसाब से अगर तुम देखो सीएससी का कट ऑफ, तो लास्ट ईयर सीएससी का कट ऑफ था 37। अब 37 लास्ट ईयर था, अभी इसको 41 पर मिल गया है। अच्छा, ये वो बच्चा था जिसने फटाफट हमसे कांटेक्ट किया जैसे ही सीट अलॉट हुआ, मोर देन मतलब 41-42 हजार रैंक पर इसको मिल गया। तो पहली बात तो पिछले साल के हिसाब से काफी कट ऑफ लो गई। दूसरा, इसको 41-42 पे मिला है, कई बच्चे अभी और होंगे जिनको इससे भी लो रैंक पे मिला होगा। ये क्लोजिंग रैंक वाला बच्चा हो कोई जरूरी नहीं है। तो यहां से तुमको अंदाजा लग रहा होगा कि भाई साहब पहली बार तो दिल्ली वालों के लिए कट ऑफ लो गई। राउंड टू में क्या गई थी, तो राउंड टू में सीएससी जो है ओबीसी जीएनडी में 45,000 के आसपास 45,378 गई थी। तो अभी जो कट ऑफ है लगभग राउंड वन से राउंड टू के बीच में है और पिछले साल के राउंड वन से कट ऑफ लो गया है। अब किनका एग्जैक्टली लो गया है ये तो मैं अपने एनालिसिस में बताऊंगा। अभी इसके बाद एक नई वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम एनालाइज करेंगे कि होम स्टेट का लो गया, अदर स्टेट का लो गया, किस कैटेगरी को कितना ज्यादा फायदा हुआ, उससे तुम्हें आइडिया लगेगा। लेकिन सिर्फ इसी की बात नहीं है, मैं तुम्हें मल्टीपल दिखाता हूं, मल्टीपल बच्चों का दिखाता हूं। जैसे कि हम लोग खुद जब कट ऑफ देख रहे थे तो मेरे को तो बड़ा शॉकिंग लगा क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चों के आ रहे थे। जैसे एक बच्चा था, ये बच्चा है, इसको IGD2 मिला है अपना 3,22,000 रैंक पे। इसकी रैंक थी 3.22 लाख रैंक और इसकी जो कैटेगरी थी ओबीसी थी, ओबीसी रैंक पे 3,22,000 रैंक पे IGD2 अभी मिला है। और उसमें भी ब्रांच देखो कौन सी मिली है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड AI। अच्छा, जिन लोगों ने प्रोग्राम नहीं लिया था, जो हमसे काउंसलिंग नहीं करा पाए थे, देखो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है। एसटीबीसी का काउंसलिंग प्रोग्राम अभी भी लाइव है, तुम राउंड वन राउंड टू से भी बैठ सकते हो और अदर स्टेट के हो, तुमको DTU NSUT IGD2 जैसे कॉलेजेस में एंट्री चाहिए तो स्पॉट में भी तुम बैठ सकते हो। ये मतलब कि मैं तुम्हें बोलूंगा कि जो हमारा ये प्रोग्राम है ना, एसटीबीसी काउंसलिंग प्रोग्राम जैक दिल्ली का, जरूर ज्वाइन कर लेना। देखो 1,000 1,500 2,000 से बहुत कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर तुम एक अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो, एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो, तो दैट विल बी लाइक वेरी पेनफुल फॉर यू। तो ये चीज है। और अभी चूंकि आईपीयू का भी चल रहा है, अब देखो जैक दिल्ली लो गया तो आईपीयू का बहुत हाई चांस है कि शायद वो भी लो जाए। तो हमारा जैक दिल्ली और आईपीयू दोनों का कॉम्बो है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं कि भैया हमें जैक दिल्ली में ट्राई करना है, मैं दिल्ली से हूं, मैं अदर स्टेट से हूं, लेकिन फिर भी मैं एनएसयूटी DTU के लिए ट्राई करना चाहता हूं, और खासकर अगर तुम्हारे पास कोई कैटेगरी है ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो जरूर ट्राई करो। बस ये देख लेना कि हाँ तुम्हारे इर्द गिर्द एडमिशन हुआ था कि नहीं हुआ था, इसका पता तुम्हें मेरी पुरानी वीडियो से चल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रोग्राम नहीं लिया, भैया मैं बोलूंगा मतलब मत खेलना अपने करियर के साथ, मस्ट ज्वाइन आवर काउंसलिंग प्रोग्राम
इफ यू वांट टू ज्वाइन। और अगर तुम खुद से रिसर्च कर सकते हो तो कोई बात नहीं, तो बहुत बढ़िया बात है। मेरी वीडियोस में भी बहुत सारी चीजें तुम्हें आराम से मिल जाती हैं। ओके तो देखो, तुम्हें पहली बात तो ये डेटा देख के पता लग रहा होगा कि अच्छा खासा डिफरेंस आया है। सिर्फ यही नहीं, एक दो डेटा मैं और दिखाता हूं, हालांकि बहुत सारे बच्चों ने भेजना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ डेटा से तुमको आइडिया लगेगा। ओपन कैटेगरी की अब बात कर लेते हैं। अभी तो तुमने ओबीसी का देखा, ओपन में क्या है, जैसे ए बच्चा है, इसको क्या मिला है, डीटीयू में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिला है, और इसकी रैंक थी लगभग लगभग 21,000 के आसपास। मैं नहीं बोल रहा हूं कि एंड वाला बंदा था, नहीं, इसके बाद भी कुछ लोगों का एडमिशन हुआ होगा, लेकिन पिछले साल 16,466 पे डीटीयू की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बंद हो गई थी, अभी इसको 21 पे मिल गया। देखो मतलब पिछले साल की तुलना में इस साल एनएसयूटी, डीटीयू, इनकी कट ऑफ्स लो जा रही हैं। एटलीस्ट ओबीसी और ओपन कैटेगरी के लिए तो तुमने साफ साफ यहां पर देख ही लिया। और आईजीडीयू की कट ऑफ तो मतलब काफी धाकड़ तरीके से लो गई है, जितने मतलब अभी देखो, मैं कमेंट नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं क्लियर बोल भी नहीं सकता हूं क्योंकि पूरा पिक्चर नहीं आया है सामने, लेकिन फिर भी अभी तक जितने बच्चों ने मेरे को डेटा भेजा, अपना ऑफर लेटर भेजा कि भैया मेरे को ये मिल गया वो मिल गया, उसके यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक बच्चा और था जिसको वीएलएसआई मिला था, उसकी रैंक 24,000 थी, जबकि पिछली बार मात्र 20,142 रैंक पर बंद हो गई थी, अभी 24,000 पे मिली है। तो पिछले साल की तुलना में कट ऑफ्स लो जा रही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। तो खैर चलो, अभी अपन बात कर लेते हैं कि अब करना क्या है भाई साहब। जिनको अलॉट हो गया है, जिनको अलॉट नहीं हुआ है, उनको अभी क्या करना है, तो चलो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो देखो, दो बातें हुई होंगी, अगर आप यहां पर बैठे हो तो दो बातें हुई होंगी। जैक दिल्ली में, अगर जैक दिल्ली की बात करें अपन, तो दो बातें हैं। या तो आपको सीट अलॉट हो चुका है, या फिर आपको सीट अलॉटेड नहीं है। देखो, अगर आपकी सीट अलॉट, आपको सीट अलॉट नहीं है तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है, आप ऑटोमेटिक नेक्स्ट राउंड के लिए चले जाओगे। हाँ, आगे जब चॉइस अल्टरेशन का मौका आपको मिले तो आप चॉइस अल्टरेशन जरूर करना, अपने मेंटर से बात करके करना, क्योंकि कट ऑफ लो आ रहा है, लो रैंक पर भी लोगों का एडमिशन हो रहा है। तो कुछ कुछ ब्रांचेस अगर आप डाल दोगे तो इंटरनल स्लाइडिंग में बड़ा हाई चांस होगा कि आपको एक बढ़िया चीज मिल जाए। थोड़ा रिस्की होगा, बट अगर आप थोड़ा फॉरकास्टिंग करके चलोगे ना, पिछले एक आध साल का डेटा अंडरस्टूड करके एनालाइज करके रिस्क लोगे, तो बहुत लो चांस होगा कि आपका पैसा डूबे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो, जो जितना बढ़िया रिस्क लेता है उतना बढ़िया चांस होता है कि उसको उतने बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिले। जो रिस्क बिल्कुल नहीं लेता है उसको सिर्फ वहीं तक मिलता है जहां तक नॉर्मली सबको मिलता है। अगर बड़ी मछली चाहिए तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर बहुत लो रैंक है या लो रैंक है, आप चाहते हो कुछ बहुत बढ़िया मिल जाए, तो आपको इस स्पॉट में उतरना पड़ेगा, बिना उतरे नहीं होगा। नॉर्मल राउंड में तो पूरी दुनिया का हो रहा है ना, नॉर्मल राउंड में क्या ही कला है, वो सब कर रहे हैं, सब जान रहे हैं, उसमें कोई एल्गोरिदम नहीं है, जो एल्गोरिदम है सबके सामने है, उसमें कुछ हिडन नहीं है। स्पॉट हिडन है, स्पेशल स्पॉट हिडन है, इंटरनल स्लाइडिंग हिडन है, और यहीं पर आती है काउंसलिंग की कला काम। अगर आपको इस कुछ नहीं मिला है तो जो मैं बोला हूं आपको ये करना चाहिए। अगर आपको कुछ मिला है तो अब आप हाईली एक्टिव मोड में आ जाओ। हाईली एक्टिव मोड मतलब, अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो सबसे पहले लॉगिन करके देखो, सीट एक्सेप्टेंस लेटर डाउनलोड करो। यहां पे जाके इस लेटर को डाउनलोड, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर पे जाओ, इसे डाउनलोड कर लो, पहला। दूसरा, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना है। कितना जमा करना है, तो यहां पर आपको पूरा दिख जाएगा कि 95,000 रुपए आपको एज अ सीट एक्सेप्टेंस फीस, जितना भी आपको जमा करना होगा आपको यहां दिख जाएगा। आप पेमेंट गेटवे पे जाके फटाफट जाके पे करो, उसके बाद सबमिट विलिंगनेस पे जाओ, और सबमिट विलिंगनेस पर जाने के बाद जैसे ये कर लोगे तो आपके पास सबमिट विलिंगनेस का ऑप्शन आएगा। आप सबमिट विलिंगनेस कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट फ्रीज या फ्लोट पे इसको डाल सकते हो कि आप इससे आगे बढ़ना चाह रहे हो या इसमें रहना चाह रहे हो, दैट्स इट। अब सिंपल सी बात मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर आप इसमें से कोई भी प्रोसीजर छोड़ोगे तो डेफिनेटली आपका सेट कैंसिल होना ही है। तो अभी जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद से हमें पैसे जमा करने हैं, और पैसे जमा करने के बाद अपना विलिंगनेस सबमिट करना है। विलिंगनेस सबमिट करना है कि अपना विलिंगनेस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, हमें फिजिकल रिपोर्टिंग पर फोकस करना है। अब किसको कब जाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अपने ही शेड्यूल में अपने को जाना है। फिजिकल रिपोर्टिंग क्या है कि जैसे ही मतलब आपने पैसे जमा कर दिए हैं, अपने सीट मतलब सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया, जो भी आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर है उसको डाउनलोड कर लिया, उसके बाद क्या है कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है, राउंड 1 में ही जाना है। आपको अभी सीट अलॉट हुआ है, आपको इसी राउंड में जाना है। अगले राउंड में हो सकता है कि आपका सीट अपग्रेड हो जाए, तो भी आपको परेशान नहीं होना है, आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा, पहली बार जाना पड़ेगा। और अगर अभी आपको सीट अलॉट हुआ है तो पैसे भी अभी जमा करने हैं। अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए, सीट कैंसिल, पैसा नहीं जमा किए, सीट कैंसिल। फ्रीज फ्लोट में से एक आपको चूज करना ही करना है, मैंडेटरी है, और सबको मैं बोलता हूं फ्लोट चूज करो। अभी हमको जो मिला है उसके ऊपर की चॉइस हमें और मिलनी चाहिए। जैसे मान लो किसी बच्चे को डीटीयू का इलेक्ट्रिकल मिला है, तो क्यों नहीं चाहेगा कि डीटीयू का एआई मिल जाए, डीटीयू का सीएसई मिल जाए, डीटीयू का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल जाए। अगर वो चाह रहा है, उसके ऊपर के चॉइसेस को चाह रहा है, तो डेफिनेटली उसको फ्लोट करना है। अगर सिर्फ तुम 110% सेटिस्फाइड हो तो ही आपको फ्लोट नहीं करना है उस केस में। अब क्या है कि फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है, सारे डॉक्यूमेंट के साथ जाना है, जितना डॉक्यूमेंट चाहिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। अभी कब किसको जाना है तो ध्यान से देखो। दिल्ली रीजन वालों को, दिल्ली रीजन के एसटी कैटेगरी को जिनकी रैंक इसके अंदर है, 17 तारीख को जाना है। बाकी ओबीसी रीजन वालों को 80,000 के अंदर वाले रैंक को 18 तारीख को जाना है। दिल्ली रीजन के एससी वालों को 19 तारीख तक जाना है। ईडब्ल्यूएस वालों को कहां पे जाना है, 22 तारीख को जाना है ना। और अगर कोई डिफेंस का है, दिल्ली रीजन का पूरा डिफेंस, पीडब्ल्यूडी, कश्मीरी माइग्रेंट या सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर आप इसमें से कुछ भी हो, डिफेंस में फिर से बोल रहा हूं, दिल्ली रीजन के डिफेंस, पीडब्ल्यूडी, सिंगल गर्ल चाइल्ड, कश्मीरी माइग्रेंट, सब कैटेगरी, इनमें से अगर आप कुछ भी हो तो आप 22 तारीख को जाओगे। जो अपने बाहर के भाई लोग हैं, जो अदर स्टेट वाले हैं, तुम्हें पता है सिर्फ 15% सीट पे ही अदर स्टेट वालों का एडमिशन होता है, तो उसमें कुछ खास भीड़ नहीं होगी। तो वो सारे के सारे अदर स्टेट वाले 23 जून को जाएंगे। सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, बी रेडी फॉर हियर कि आपका फिजिकल रिपोर्टिंग इस डेट को होना है। अगर मान लेते हैं कि फिजिकल रिपोर्टिंग में आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत निकला, आपका कोई डॉक्यूमेंट पुराना निकला, कोई डॉक्यूमेंट फर्जी निकला, तो वहां पर आपकी सीट कैंसिल होने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर फिजिकल रिपोर्टिंग में किसी भी तरीके की समस्या आ रही है तो आप अपने मेंटर से तुरंत कांटेक्ट करें। क्या अंडरटेकिंग कहां पर लग सकता है वो आपका मेंटर बता देगा। हर साल हम लोग ये काम कराते आ रहे हैं, हर साल का काम है हमारा। तो योर मेंटर इज अ वेल एक्सपीरियंस्ड, आई एम वेल एक्सपीरियंस्ड, तो आपको चिंता करने की विषय नहीं है। जाने से पहले आप अपने मेंटर आपको लिस्ट भी देगा, आप उस लिस्ट के हिसाब से सारा का सारा डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई कर लेना कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव तैयार आपके पास है कि नहीं है। वहां पे जाके कोई पंगा नहीं होना चाहिए, वहां पे जाके दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है सर, कहीं सीट तो कैंसिल नहीं होगा। नहीं, पहले से बात करके जाओ ना, एकदम टेंशन फ्री होके जाओ। अब तो एडमिशन हो गया, अब का ही को टेंशन। नेक्स्ट, उसके बाद अगर किसी दिल्ली रीजन कैटेगरी विथ जेई मेन रैंक, अगर आपकी रैंक इसके अंदर है तो आपको 24 तारीख को जाना है, ओपन वालों का, जनरल वालों को, है ना। उसके बाद से अगर किसी की रैंक उसके बाहर है, 25,000 के बाहर है, जनरल कैंडिडेट है, तो उसको 25 जून को जाना है। तो 17 जून से लेके 25 जून तक ये सारा का सारा कार्यक्रम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इन लोगों ने नहीं एक बात लिखी है कि कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1 एंड डू नॉट पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस और required seat acceptance fees and do not report physically for the document verification at respective university institute at the admission will be cancelled। मतलब इनका यही कहना है, पैसा नहीं जमा किए, फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं किए, या इसमें से कोई भी एक स्टेप छोड़ोगे तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, पैसा जमा करना है, सारा डॉक्यूमेंट तैयार करना है, सीधे जहाँ फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए भागना है और अपने डेट पे भागना है। उस डेट पर अपने को मॉर्निंग में पहुंच जाना है, अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग करानी है और अपना एडमिशन संपन्न कराना है। अब तुम्हें डाउट हो रहा होगा कि क्या यही एडमिशन संपन्न हो गया, क्या नहीं, अगले राउंड में तो हो सकता है तुम्हारा कॉलेज चेंज हो जाए, ब्रांच चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो सकता है, और उसके लिए तुम्हें बार बार नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ एक बार होगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस भी सिर्फ एक ही बार पे करना है, तो इसके लिए तुम्हें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सीट फ्रीजिंग ऑनलाइन थ्रू कैंडिडेट लॉग इन ओनली, कैंडिडेट में फ्रीज देयर अलॉटेड सीट आफ्टर प्रोविजनल एडमिशन इफ दे डू नॉट वांट एनी अपग्रेडेशन ऑफ सीट और दिस। तो अभी क्या है कि इन लोगों ने बोल रखा है कि लास्ट डेट जो है 25 तारीख है, 25 तारीख को रात 10:30 बजे तक आपके पास चॉइस है कि अगर आप फर्दर अपग्रेडेशन के लिए जाना चाह रहे हैं तो यू हैव टू चूज फॉर अपग्रेड, और अगर आपको फर्दर अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी सीट फ्रीज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन चूंकि ऑब्वियसली हर बंदा चाहेगा कि उसकी सीट अपग्रेड हो जाए, वो नेक्स्ट राउंड में जाए। अभी तो राउंड 1 हुआ है, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, मतलब अभी इस साल राउंड 5 का तो इन्होंने अभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है, बट ठीक है, आगे के राउंड्स तक वो जाना चाहेगा, इंटरनल स्लाइडिंग में भी जाना चाहेगा, तो डेफिनेटली अभी फ्रीज करने का कोई खास फायदा नहीं है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो अब बात करते हैं
तो अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और कहाँ कहाँ जाना है। तो हमें क्या है कि जैसे अगर आप यहाँ पर जाओगे, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, मतलब यहाँ पे इन लोगों ने लिस्ट दे रखी है कि फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और शेड्यूल क्या है। तो शेड्यूल मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया कि यहाँ पर क्या शेड्यूल रहने वाला है और किसको कहाँ जाने वाला है, इन लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर रखा हुआ है कि किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा। जैसे कि बोनस पॉइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रिपल आई टी दिल्ली, इनका जो यहाँ पर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो कि किसको कहाँ पर जाना है। तो एनएसयूटी वालों को, चाहे ईस्ट ईस्ट हो या वेस्ट हो या मेन कैंपस हो, इनको मेन कैंपस में जाना है जो कि द्वारिका में है। और डीटीयू वालों को जो है यहाँ पे जाना है, डीटीयू के मेन कैंपस पर, मेन कैंपस में जाना है। ट्रिपल आईटी दिल्ली जो है ओखला में, ओखला फेज 3 में, उनको यहां पर जाना है। आईजीटी2 वालों को आईजीटी2 में जाना है। और डेसू के जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे आपको जिस जिस वाले में भी मिला हो, आपको सेक्टर 9 द्वारका में जाना है। तो ये आपका लगभग वेन्यू रहने वाला है कि आपको कहाँ जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए। जाने से पहले एक बार आप हम लोगों से कॉन्टैक्ट आप जरूर कर लीजिए कि क्या है। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस आप पहली तो जो 95,000 जमा करोगे, उसका फीस रिसिप्ट आपका, उसको उसका प्रिंट आउट निकालना है। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, जो रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ था इनके पोर्टल पर, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करिए और कैंडिडेट या पेरेंट्स या गार्जियन दोनों का सिग्नेचर करवाइए, ड्यूली साइंड बाय कैंडिडेट एंड पेरेंट्स। जो चॉइसेस आपने भरी थी आप उसको प्रिंट करिए। आपको इसकी उसका ज्यादा लोड नहीं लेना है। एवरीथिंग यू विल गेट हियर। जैसे आप यहां पर जाओगे तो आप पहले तो इसे डाउनलोड कर लेना, पेमेंट करने के बाद उसे भी डाउनलोड कर लेना और आप यहां पर जाइए, यहाँ डैशबोर्ड पे जाइए, ठीक है, मैनेज चॉइस एंड लॉकिंग पर जाइए। यहाँ प्रिंट लॉक चॉइसेस पर जाइए एंड जस्ट प्रिंट इट, कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, मतलब क्या क्या चॉइसेस प्रिंट करे हैं, आप जस्ट इसे प्रिंट आउट कर लीजिए। सिंपल, तो बस इतना ही आपको करना है। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा और आप जो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा। तो उसके लिए भी आपको कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि भैया कहाँ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अगर पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं डाउनलोड किया तो अभी भी कर सकते हो। चॉइस फिलिंग भी जो भी चॉइसेस फिल किया उसको डाउनलोड कर लो। 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो आप अपने रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाइएगा। जेई मेन का एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड तो मस्ट है। एडमिट कार्ड हो सकता है आपके पास हो, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास ना हो, पर दोनों लेके जाना। क्लास 10th का मार्कशीट और इसका ओरिजिनल दोनों लेके जाना है ना। और 12th का भी मार्कशीट एंड उसका ओरिजिनल, मतलब फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेके जाना है। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे इन लोगों ने मांगा है कि कैंडिडेट मस्ट आल्सो प्रोड्यूस द क्लास 12th का एडमिट कार्ड, तो ये आपको अरेंज करना पड़ेगा। प्रिंट आउट ऑफ द सीट अलॉटमेंट लेटर, जो भी आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जो मैं दिखा रहा था कि आप उसे सबसे पहले डाउनलोड कर लो, आप उसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट करके लेके जाना। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अब अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, वरना आपका क्लास 10th ही बर्थ सर्टिफिकेट है। अगर आप ट्रिपल आई टी दिल्ली में एडमिशन लेने वाले हो, आपके पास कोई बोनस पॉइंट है, तो आपको बोनस पॉइंट डॉक्यूमेंट भी लेके जाना पड़ेगा। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी सब कैटेगरी से हो तो आपको उसे भी लेके जाना पड़ेगा। आपके पास ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। इन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है इनके, उसमें अगर तुम जाओगे फॉर एग्जांपल यहां पर जाओगे, मैंने अपने ऐप पर भी डाल दिया है, व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल दूंगा। अगर अभी तक व्हाट्सएप चैनल डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना। यहां पर जाओगे तो यू विल फाइंड अ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ध्यान रहे कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, होल्डिंग अ मेडिकल डिग्री, एटलीस्ट एमबीबीएस वाला समझ लो। तो उससे हमें क्या है, अच्छा इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि गवर्नमेंट प्राइवेट फलाना ढमकाना, तो ये चीज जो है रजिस्टर्ड एटलीस्ट होना चाहिए। तो आप उससे ये सब भरवा दीजिएगा कि हाँ भाई बच्चा जो है इंजीनियरिंग डिग्री करने परस्यू करने के लिए मेडिकली फिट है। और उसके बाद से नेम एंड सिग्नेचर ऑफ अ मेडिकल ऑफिसर विथ सिल एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। अब चूंकि वो रजिस्टर्ड है तो उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो ध्यान रहे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर सिल के साथ लगा होना चाहिए। तो आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट क्या करोगे, लेके जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या लेकर जाना है, तो अगर कोई पीडब्ल्यूडी वाला है तो अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेके जाएगा, अगर नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। उसमें इन्होंने ए बी और सी करके पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट मांगा है, तुम देखना कि तुम कौन से वाले में आते हो।
अगर कोई डिफेंस कैटेगरी में आता है तो डेफिनेटली उसको अपना सीडब्ल्यू कोटा लेने के लिए, अगर सीट सीडब्ल्यू कोटे से मिली हुई है तो उसको अवेल करने के लिए क्या करना है कि अपना डिफेंस सर्टिफिकेट लेके जाना है। वो ऑलरेडी पहले से वेरीफाई भी करवा चुका होगा अब तक। ओके, नेक्स्ट। तो ये आपको लेके जाना है। तो अभी आपको फिलहाल में क्या करना है, फिलहाल में आपको पैसा जमा करना है और सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, डॉक्यूमेंट रेडी करनी है, अपने डेट के हिसाब से आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब अगर मान लेते हैं ऐसा केस, जैसे कि अगर कोई फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए गया और उसका सीट जो है कैंसिल हो गया, तो क्या होगा? बोलोगे सर निगेटिव क्यों बात कर रहे हो, लेकिन एक मैं बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे की किसी आपके फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आए और कोई भी डिस्पैरेंसी आई, मान लो उनको लगता है कि नहीं आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट एज एज देयर फॉर्मेट नहीं है, तो वो आपको टाइम देंगे और इस राउंड के लास्ट डे से पहले पहले आपको उसको रिजॉल्व कर लेना है। अगर आप रिजॉल्व कर पाते हो, जो भी हो, नया नए फॉर्मेट में सर्टिफिकेट मांगते हैं तो नए फॉर्मेट में लेके जाओ, अगर वो बोलते हैं कि ये करवा के लेके आओ तो ये करवा के लेके जाओ। अगर आप लास्ट डेट से पहले पहले रिजॉल्व करवा लेते हो तो आपकी सीट बच जाएगी। अगर आप नहीं रिजॉल्व कराते हो तो आपकी सीट चली जाएगी। अच्छा, सीट चली जाएगी तो सर जो हम 95,000 दे रहे हैं क्या ये भी चला जाएगा? नहीं, ये आपको वो वापस कर देंगे। अच्छा, मान लेते हैं कि आप ओबीसी सर्टिफिकेट से अभी आपने ओबीसी सर्टिफिकेट डाल दिया था, लेकिन वहां जाने के बाद आपका ओबीसी सर्टिफिकेट इनवैलिड हो गया और आप इन्होंने जो टाइम दिया उसमें आप बनवा भी नहीं पाए, तो क्या होगा? क्या आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे? नहीं, आप काउंसलिंग से बाहर नहीं होगे। आपकी सीट जरूर चली जाएगी, आपको एक जनरल में शिफ्ट करेंगे और आपको फिर अगले राउंड तक आगे की काउंसलिंग में एज ए जनरल कैंडिडेट पार्टिसिपेट करवाएंगे। और अगर एज ए जनरल कैंडिडेट आपको कोई नई सीट मिलती है तो ये जो 95,000 है उधर क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। आपको फिर से 95,000 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं सीट मिलती है तो लास्ट में आपको ये 95,000 जो भी आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा किया है वो आपको वापस कर देंगे। तो ये कुछ सिनेरियो होने वाला है। इसके अलावा मैं ये सिनेरियो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर साल ऐसे केसेस मेरे को देखने को मिलते हैं। अब बच्चा कमेंट में आके पूछता है तो मैं इसको पहले ही बता दे रहा हूं, भाई एक्सपीरियंस होने का कुछ तो फायदा उठाओ, है ना। तो अभी क्या है कि अगर इसके अलावा अगर कोई और तीसरा इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल सॉल्व दैट इशू। उस क्वेश्चन का भी आपके आंसर दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ये डॉक्यूमेंट का हो गया अपना, और अपग्रेडेशन का मैंने आपको बता दिया है ना। कि एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने एक बार अपनी सीट फ्रीज कर दी तो आप उसको रिवर्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपकी सीट फ्रीज नहीं है तो वो बाद में आगे चल के नेक्स्ट राउंड में अगर आप फ्रीज करना चाहो तो कर सकते हो। और अगर आपकी ब्रांच अपग्रेड होती है तो ये वाली ब्रांच कैंसिल हो जाएगी, नई ब्रांच आपको अलॉट कर दी जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के साथ समझिए, अगर मेरे को अभी डीटीयू का इलेक्ट्रिकल मिला है, अगले राउंड में डीटीयू की इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाती है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा कि मैं बोलूं उनसे कि नहीं नहीं यार इलेक्ट्रिकल ठीक था इलेक्ट्रॉनिक्स मत दो। नहीं, उन्होंने दे दिया तो दे दिया। अब इलेक्ट्रिकल वाली सीट आपकी चली गई, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स वाली सीट आ गई। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और यहीं पर चॉइस फिलिंग आपकी इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि अगर ऊपर की सीट मिलती है तो आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो चॉइस फिलिंग इसीलिए बड़ा ही सोच समझ के सावधानी के साथ करना रहता है। अब बात करते हैं इसके बाद जिनको सीट नहीं मिली है वो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, और अगर सीट मिल गई, आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिया, आपने अपग्रेडेशन पर टिक कर दिया, तो आप भी नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक जैक दिल्ली का फॉर्म नहीं भरा है वो अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। दिस इज द लास्ट चांस टू मिड एंट्री इन जैक दिल्ली। जैक दिल्ली में 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और 2 दिन का टाइम है जैक दिल्ली में चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई करने का। तो जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है आप अभी भी भर सकते हैं। अगर किसी को अभी चॉइस अपनी मॉडिफाई करवानी है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, डेफिनेटली हम आपकी चॉइस मॉडिफाई करके देंगे सो दैट यू कैन गेट अ बेस्ट कॉलेज। इसके लिए हमारे ऑलरेडी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आप इन प्रोग्राम को ज्वाइन करो और 110% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं कह के दे रहा हूं कि ये कॉलेज तुम्हें मिल जाएगा तो मान के चलो 90% का चांस है, मोर देन 90% का चांस है कि आपको वो चीज मिल रही होगी। तो आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है आप प्रोग्राम ले लो, बाकी बैठाते हैं आपको नेक्स्ट काउंसलिंग में। और हमारा सपोर्ट तो स्पॉट काउंसलिंग तक है, जब तक आपको सीट नहीं मिल जाएगा तब तक संदीप भैया आपकी मदद करेंगे, आपको उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। अच्छा, लास्ट ईयर का अगर तुम कट ऑफ देखो तो इसे अंदाजा लगेगा कि राउंड 1 और राउंड 2 में क्या फर्क आ सकता है। पिछले साल के राउंड 1 और राउंड 2 में क्या फर्क गया था। जैसे अगर मैं दिल्ली वालों की बात करूं तो राउंड 1 में कंप्यूटर 6 पे बंद हुआ था, बाद में बढ़ के 87 पर चला गया।
आउटसाइड में लास्ट ईयर 2200 पे बंद हो गया था, सोचो, मतलब एक टॉप की एनआईटी मिल जाती राउंड 1 में जो बच्चे बैठे थे। बाद में फिर राउंड 2 में 4000 तक चला गया। तो इस तरीके से जो लास्ट एडमिशन हुआ था 48,000 तक हुआ था, और 48 से बढ़ के 48 के आसपास ही रहा। 48,205 से बढ़ के 48,760 पे ही रहा। और अदर स्टेट का जो लास्ट एडमिशन हुआ था राउंड 1 में 10,000 पे बंद हुआ था, और 10 से वो बढ़ के 13 तक गया। अब जैसे जैसे जोसा के राउंड्स आते जाएंगे वैसे वैसे उसका इंपैक्ट जैक दिल्ली पर थोड़ा सा पड़ता जाएगा। अदर स्टेट वालों के कट ऑफ पे तो ठीक ठाक। अभी तो देखो, अभी तो पहले राउंड में देखो ये 2 से सीधे 4 चला गया, ये 6 से 12 नहीं गया, लेकिन ये 2 से 4 चला गया, क्योंकि जोसा में बच्चे शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। जो बहुत अच्छे वाले बच्चे होते हैं उनको ऑलरेडी टॉप के एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज मिलना शुरू हो जाती हैं, कुछ कुछ को आईआईटीज मिल जाती है। इनफैक्ट मैंने ऐसे बच्चों को भी जैक दिल्ली में बैठते देखा हुआ है जो जे एडवांस क्लियर किए हुए थे, मतलब जे एडवांस क्लियर करने के बाद भी बच्चा जैक दिल्ली में बैठा होता है। मैंने ऐसे देखा है, आईआईटी गुवाहाटी में आया तो बहुत सारे बच्चों से मिला, वो बोल रहे थे कि भैया मैंने आपका जैक दिल्ली का प्रोग्राम लिया था, मैंने आपका ही वाला प्रोग्राम लिया था। मैंने उससे पूछा कि यार तू तो सिर्फ जोसा तेरे को लेना चाहिए, जोसा प्लस जैक क्यों लिया? बोल रहा था कि थोड़ा टेंशन हो रही थी, मैं सोचा कि डीटीयू देख लूंगा, एनएसयूटी देख लूंगा, तो इस लेवल की भाई डिमांड है इन कॉलेजों की। बट अभी फिलहाल में लो रैंक्स आ रहा है, तो इसका फायदा उठाइए। कट ऑफ के डिस्कशन पर एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट लेकर आऊंगा। तो अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में पूछिए, और बेस्ट ऑफ लक एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों को सीट अलॉट हो गया। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और हाँ, आईपीयू की चॉइस फिलिंग के लिए बच्चे बड़ा हल्ला कर रहे हैं भाई, चलो कल करते हैं। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।